हेलो मेरे भावी अध्यापक, अध्यापिकाएँ। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशीष सर सीतापुर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम विज्ञान 3rd सेमेस्टर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि पूर्णांक 25 नंबर का आता है, 12 मार्क्स लाने ही लाने होते हैं। तो इसमें हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पेपरों को रखा है। क्वेश्चंस को जो आए हुए हैं 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 के सभी प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, क्योंकि ज़्यादातर चांस रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने के। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे 2023 का। सबसे पहले लेते हैं, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। ऊष्मा संचरण यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन माने कंडक्शन, चालन माने कंडेंस, और ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और विकिरण को रेडिएशन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? सभी को मालूम है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, जिससे ऊंट को चलने और दौड़ने में आसानी होती है। इसीलिए ऊंट से सवारी करने के साथ ही आप भारवाहक कार्य कर सकते हैं। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। खाने का सोडा और धावन सोडा रासायनिक सूत्र लिखिए। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, साथ में हाइप भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बढ़िया अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ जाइए। मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तिलचट्टे के श्वसन अंग का नाम श्वास नली है। तिलचट्टा श्वास नली से सांस लेता है। तिलचट्टे का श्वसन तंत्र अनेक श्वसन नलिकाओं से बनता है। ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्री द्वारा खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, 2 छाती में और 8 उदर में। पेट में 8 उदर में यानी पेट में, और 2 वक्ष माने छाती में। जबकि मछली में श्वसन अंग गलफड़े यानी गिल्स होते हैं। मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को खींचना होता है, इसके लिए उनके खास अंग गिल्स काम में आते हैं, गलफड़े काम में आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेट्रोलियम को द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? पेट्रोल की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, जिसके कारण इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सोना भी ठोस वस्तुओं में महंगा है। पेट्रोल की कीमत अधिक होने के कारण इसे द्रवित सोना कहा जाता है। पेट्रोल की कीमत अधिक होने के कारण इसे द्रव सोना कहा जाता है। अगला देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो देखो, ये जो ऊपर जाती है इसको सुरंग कहते हैं, जो नीचे जाती है इसको गर्त कहते हैं। तो चाहे दो सुरंगों के बीच की दूरी हो, चाहे दो गर्त के बीच की दूरी हो, उसको हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं। लैम्डा से इसको व्यक्त करते हैं। दो निकटवर्ती सुरंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखे। 2022 के प्रश्न आए हुए हैं। तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 जीवों के नाम निम्न है। पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, कवक। पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, कवक। पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, अमीबा, कवक। PPAK। सभी हरे पेड़ पौधे सुपोषी क्यों कहलाते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे सुपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। देखिए, ये इसकी रिएक्शन है 6CO2 + 6H2O एरो, ये ग्लूकोज बनता है और 6 ऑक्सीजन निकलती है 6 अणु। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। कैरोमेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? कैरामेल चीनी को लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 115.5 डिग्री सेल्सियस तक उबालने से प्राप्त मीठा पदार्थ कैरामेल कहलाता है। कैरामेल, इसका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। चीनी को लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 115 डिग्री सेल्सियस, देखो पानी तो खोलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन हमको चीनी को कितनी डिग्री पर गर्म करना है? 115 डिग्री सेल्सियस पर, 115 डिग्री पर उबालना है। इससे प्राप्त मीठा पदार्थ जो होता है वो कैरामेल कहलाता है। इसका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारे असल में टिमटिमाते नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण ये होता है।
ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे सोफा कवर, पर्दा, मैट का उपयोग किया जाता है ताकि ध्वनि टकराकर वापस सुनाई दे और इसकी जो है नॉइस ना सुनाई दे। प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर? प्रतिध्वनि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वजह जैसे दीवार पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट जाती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहा जाता है। और गूंज क्या होता है? खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। कमरा है और कमरे में आप बोलते हैं तो आपको जो चारों ओर से आवाज़ सुनाई देती है वो गूंज होती है। और प्रतिध्वनि जैसे आपके साउंड से वापस आवाज़ आपके कानों तक आती है। अब 21 के प्रश्न देखते हैं। कार्बन के किसी क्रिस्टलीय रूप का नाम बताइए तथा उसकी संरचना बताइए। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, 3-3 है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप ग्रेफाइट, इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाइयाँ होती हैं। इसमें कितनी होती हैं? 6 कार्बन परमाणुओं की इकाइयाँ होती हैं जो कि क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती हैं। क्रिस्टल संरचना में इकाइयों एक क्रमबद्ध खटकोणी तरीके से व्यवस्थित होती है। खटकोणी इकाई कोशिकाओं में से प्रत्येक कार्बन परमाणु निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यह इसकी संरचना है। शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो उस अवस्था को डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है। हार्मोन के बिना शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा लेने में काफी कठिनाई होती है। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? पृथ्वी के वायुमंडल का वास्तविक विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ध्यान रखें कि वायुमंडल का वास्तविक विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर तक है, ऊंचाई तक है, परंतु वास्तविक घना वायुमंडल लगभग यानी घनत्व 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही सघन है, जहां से ओजोन गैस की परत प्रारंभ होती है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, जिसको पराबैंगनी प्रकाश कहा जाता है। थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पारे का प्रसार ताप बढ़ने से समान रूप से होता है। पारे का प्रसार ताप बढ़ने से समान रूप से होता है। जैसे ताप बढ़ेगा वैसे पारा का भी ग्राफ बढ़ेगा। यह हल्की धातु है जो कांच की नली से चिपकता नहीं। इसको कांच की नली में रखा जा सकता है, कांच में चिपकेगा नहीं। पारे का प्रसार अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है। पारा सबसे जल्दी जो है प्रसार होता है। यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक भी है। आर्मडीज का सिद्धांत बताइए। आर्मडीज का सिद्धांत किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा, या किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु पर विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बताइए। महत्व देखिए, इसमें उल्काओं का अध्ययन करके मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाया गया है। इंटरनेट की मदद से कोई भी वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित कर सकता है और इन्हें ईमेल या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की मदद से साझा भी कर सकते हैं। यह लगभग हर विषय पर जानकारी प्रदान करता है। विज्ञान में कुछ प्रयोगों और अवधारणाओं को सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली चित्र बढ़िया दिखाया जा सकता है। 20 के क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरीन किसे कहते हैं? फ्लोरीन या कार्बन का एक बहुत ही उपयोगी प्ररूप है। कार्बन के जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से फर्स्ट फैलाकर पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजड़ा की रचना बनाते हैं। सन 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर ई इस्माइली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पर, इसके आगे परावर्तन के नियम लिखिए। क्या होता है परावर्तन के नियम? दो नियम है। परावर्तन का कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा, साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये देखिए, आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये विलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जीवाणु द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। शरीर के अंदर या शरीर पर हानिकारक बैक्टीरिया के फैलने से उत्पन्न संक्रमण को तकनीकी रूप से जीवाणु संक्रमण या जीवाणु रोग कहा जाता है। शरीर के अंदर या शरीर पर हानिकारक बैक्टीरिया के फैलने से उत्पन्न संक्रमण को तकनीकी रूप से जीवाणु संक्रमण या जीवाणु रोग कहा जाता है, जैसे हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया। किस सिरा में
शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती हैं। पल्मोनरी वेन। पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखो। पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम। पौधों में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जड़, रेशेदार जड़, और साहसिक जड़। मूसला जड़ एक मुख्य जड़ जो बड़ी होती है, उसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। शाखाओं की तुलना में वो तेजी से बढ़ती है, नीचे की तरफ जाती है। रेशेदार जड़ सभी जड़ों का आकार लगभग एक जैसा होता है। जैसे देखिए ये कोई जड़ है तो इसमें से ये वाली जड़ें जो निकलती हैं ये रेशेदार जड़ें हो जाती हैं, और ये वाली जो है ये मूसला जड़ हो जाती है। और अपस्थानिक जड़ या साहसिक जड़ जड़ें जो जड़ों के अलावा पौधे के किसी भी भाग पर बनती हैं। जैसे ये पौधा है और यहाँ से बरगद में जैसे लटकती हैं, तो ये हो गई। प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, डायमंड या पृथ्वी पर सबसे कठोर सामग्रियों में पाया जाता है। 2019 के क्वेश्चन देख लेंगे। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग, महासागरों का अम्लीकरण, वायु प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा आदि। जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ कितनी प्रकार की होती है? ये देखो दोबारा क्वेश्चन भी आया है। जड़ पौधों का महत्वपूर्ण भाग है जो मिट्टी में स्थित होता है। यह पौधों को मिट्टी से पानी और खनिज जैसे आवश्यक पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है। पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़, और एक तीसरी भी होती है अपस्थानिक जड़। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची एक प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है जो हमें कम प्रयास से भी भारी वस्तुओं को काटने में मदद करता है। कैंची में आलम्ब, आयस और भार के को केंद्रित करता है। आलम्ब आयास और भार को केंद्रित करता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखने में मदद करता है। ये गलत यहाँ पे लिखा है, बस इतना ही यहाँ पे रहेगा। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? मरुस्थलीय वातावरण के लिए कई जंतु उपयुक्त हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जैसे ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह अपनी पीठ पर वसा का कुबड़ रखता है जो उसे लंबे समय तक पानी के बिना पीने के बिना भी क्या करता है? मदद करता है। इसके लंबे पैर रेत में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और इसकी पलकों और नाक के बाल रेत से उसकी आंखों और नाक और कान को बचाता है। सांप। कई प्रकार के सांप मरुस्थलीय वातावरण में रहते हैं और रेत में तेजी से घूमने में सक्षम होते हैं और शिकारियों से बचाव के लिए जहर का उपयोग करते हैं। 2018 के प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं जिससे ऊँट को चलने और दौड़ने में आसानी होती है। जितनी तेजी से हम लोग नहीं चल सकते उतनी तेजी से ऊँट चल सकता है वहाँ। ऊँट से सवारी करने के साथ ही आप भारवाहक का कार्य भी कर सकते हैं। ऊँट लंबे समय तक बिना पानी पीने के जीवित रह सकता है। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक दवाएं पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन हैं। प्रतिजैविक दवाएं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी शरीर में जीवों को मारने में सक्षम है। इनका प्रयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने से लेकर कीमोथेरेपी के दौर से गुजर रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा तक के लिए किया जाता है। आदर्श रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो देखिए रक्तदाब को स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग। पॉलीथीन का सबसे आम उपयोग प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग बनाने में होता है। यह हल्का, टिकाऊ और पानी प्रतिरोधी होता है जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पैक करने के लिए आदर्श बनाता है। प्लास्टिक की बोतलें। पॉलीथीन का उपयोग विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की बोतलें जैसे पानी की बोतलें, दूध की बोतलें, डिटर्जेंट की बोतलें बनाने में भी किया जाता है। यह बोतलों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। दूर दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? दूर दर्द दूर करने के लिए उसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इससे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है? मानव नेत्र में यहाँ पर दूर ही प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक का व्यास जो है यहाँ पर क्या होता है? इसका कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। एक स्वस्थ मनुष्य का आदर्श रक्तदाब 120/80 जो वहाँ पे भी प्रश्न था उसका आंसर यहाँ पे mmHg होता है, जहाँ पर 120 प्रकुंचन पाठ्यांक और 80 अनुशीतलन को दर्शाता है। रक्तदाब मापने की इकाई mmHg पारे की मिलीमीटर है जो रक्तदाब मापने के यंत्र को स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राही है? मतलब कितनी सुन सकता है? मनुष्य की श्रवण क्षमता
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है और श्रवण प्रक्रिया की सहायता से 3 मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। औसत वयस्कों में ऊपरी सीमा 15-17 किलो हर्ट्ज के करीब होती है, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं। क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वो उठने लगता है? जब गुब्बारे में वायु से हल्की गैस भरी जाती है तो गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। गुब्बारे में ज्यादातर हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस वायु से हल्की होती है। हीलियम गैस नोबल गैस का गुण भी रखती है। निकट दर्द दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दर्द दोष में नेत्र का दूरबीन अनंत से कम दूरी पर आ जाता है। आंख में इस निकट दर्द दोष के कारण व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं देती। समस्या को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। इस तरह का अवतल लेंस होता है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। निकट में क्या होता है कि ये गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर लगे लेंस से अंदर ही प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना के पहले ही यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। अब 2017 का प्रश्न पेपर देखते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। इसका फार्मूला C2H5SH होता है। क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान यानी विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो क्रांतिक कोण कहलाता है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक द्विसहसंयोजक बंध या त्रिसहसंयोजक बंध होता है। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। संतृप्त के प्रकार में एल्केन आता है। उदाहरण में इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कम हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। असंतृप्त में हाइड्रोकार्बन और कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन ज्यादा और हाइड्रोजन कम होता है। जैसे कि CH4 मेथेन, ये संतृप्त में आ जाएगा। C2 और H6 ये आ जाएगा उसमें असंतृप्त में। किन्हीं दो खाने वाली सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। तो देखिए, मशरूम हो गया, सफेद मशरूम, ऑगैरिस हो गया, कैंथेरेलस हो गया, धरती के फूल हो गए। वर्ण विक्षेपण क्या है? विशेषण नहीं, यहाँ विक्षेपण होगा। सूर्य का प्रकाश जब कोई स्रोत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने और भी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें विबग्योर के नाम से जानते हैं, बैजानी, हपी, नाला के नाम से भी इसको जानते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बस यही होता है। दाब का सही मात्रक लिखिए। दाब का सही मात्रक पास्कल, इसे पीए से दर्शाते हैं। पास्कल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे ये फार्मूला हो जाता है। इसका एक मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, किसी वस्तु पर किए गए कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे फेंके गए पत्थर, चाबी भरा खिलौना आदि की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सूत्र, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा का mgh। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 17.2 मीटर या फिर 17.1 मीटर या फिर दोनों तरफ की देख लेंगे तो 34.2 मीटर। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की दूरी लगभग 17 मीटर या 16.6 मीटर होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे श्रोता गा रहा है तो साउंड 16 या 17 मीटर दूर रखना चाहिए। सिराएं क्या होती हैं? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? सिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पल्मोनरी सिराएं फेफड़ों से रक्त को बाएं लिंग तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी सिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का कोई उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया, कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है अनुक्रियाएं, उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, जो स्वतः अपने आप हो जाती है। उदाहरण छींकना, खांसना, पलक झपकना, उबासी लेना, लार टपकना आदि।
नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए मतलब एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे दूध से दही बनना, दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनाना, भोजन का पकाना आदि। तो ये थे कुछ प्रश्न हमने जो इसमें जो है शामिल किए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मतलब वीडियो को लाइक और हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो आप लोग कमेंट भी प्यारा प्यारा कर जाइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।